दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, प्रतिष्ठित आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 मेधावी स्टूडेंट्स की मौत हो गई। इस घटना ने मुझे एक भीड़ प्रबंधन पे एक इमरजेंसी एपिसोड बनाने पे विवश कर दिया। मैंने सोचा कि भीड़ प्रबंधन पे अपनी तरफ से जो भी मैं पिछले एपिसोड में जोड़ सकता था वो पर्याप्त था, परंतु कुछ चीज़ें उसमें भी रह गई थी। दरअसल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक एग्जाम्पल है। दूसरे इंस्टीट्यूट्स में आप आ जाइए तो जो शहर में चलने वाले शॉपिंग मॉल्स हैं या जो बड़े बड़े सिनेमा घर हैं जो जहाँ पे लोग बंद उसमें एसी रूम में बैठते हैं, तो बहुत तरह के अगर क्लोज ऑडिटोरियम इत्यादि तो यहाँ इलाहाबाद में तो ज़्यादा नहीं है, खासकर उत्तरी भारत में, लेकिन दक्षिणी में शायद होंगे। तो इनको भी भीड़ प्रबंधन में कवर करना चाहिए। जी हाँ, मैंने प्राधिकरण का जिक्र भीड़ प्रबंधन के लिए किया था क्योंकि इसका स्कोप जो है वो कुंभ मेला से लेकर एक नॉर्मल बिल्डिंग में जो भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ तक जाता है। दरअसल भीड़ प्रबंधन के लिए जो प्राधिकरण है इससे चीज़ें सुलझेंगी, इससे प्रोफेशनलिज्म भी आएंगी, परंतु ये प्राधिकरण सारी समस्याओं का हल नहीं है। हमें अपने अंदर भी सोचना पड़ेगा कि हम ये भीड़ ही इतनी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं और इस भीड़ को इकट्ठा करने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान। दोस्तों, पता नहीं क्यों हम ऐसी पॉलिसीज़ एग्ज़ामिनेशन सेंटर से लेकर आर्थिक पॉलिसीज़ बनाते चले जा रहे हैं जो बड़े शहरों को और बड़ा शहर बनाते चले जा रहे हैं। तो आप ये कह लीजिए कि अगर कोचिंग सेंटर कहीं पनप रहा है तो पूरा का पूरा कोचिंग सेंटर दिल्ली में ही पनप गया है, या मेडिकल के लीजिए समझिए तो कोटा और सीकर में ही भीड़ लगने लगी है। यही नहीं हो रहा है। अभी नीट के एग्जामिनेशन में ही जैसे देखा कि बहुत सारे लोग इन सेंटरों से करीब जो खासकर सीकर से कामयाब हुए, तो वहीं आप आईएएस का अगर रिजल्ट देखेंगे यूपीएससी का तो एक बहुत बड़ी प्रतिशत इन इंस्टीट्यूट से निकल रही है और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है। दोस्तों, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी पॉलिसीज़ में ऐसा क्या हो गया है कि सारे रिसोर्सेस हम भीड़ की तरफ ही मोड़ रहे हैं और उधर सारी भीड़ इकट्ठा होती चली जा रही है। क्या ये बेस्ट मॉडल है हमारी ग्रोथ का, हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, हमारे सस्टेनेबिलिटी का? अभी पीछे विद्रोही साहब को ही सुन रहा था कि बेसमेंट में बायोमेट्रिक गेट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इत्यादि हो गया जो लाइट जाने से बंद हो गया। टेक्नोलॉजी पे हम हर समय इतना आश्रित हो गए हैं। इसी तरह सिनेमा हॉल्स में भी इस तरह के सिस्टम इत्यादि होंगे और भी जगह पे होंगे। जो लाइट है या लाइट नहीं है तो फेल हो जाए। हम क्यों भूल जाते हैं कि जब इस तरह की टेक्नोलॉजी पे हम पूरी तरह आश्रित हैं तो हमारी कैपेबिलिटी कहाँ है? क्यों नहीं एक इमरजेंसी रास्ता, दरवाज़ा कमज़ोर लेवल का, चाहे सिनेमा हॉल में हो, चाहे किसी भी भीड़ वाले ऑडिटोरियम में हो, जैसे पहले रेल के डिब्बों में हुआ करते थे। अब तो मुझे याद नहीं है, इमरजेंसी खिड़की के दरवाजे से तोड़ के बाहर निकला जा सके। क्या पता वो पर्याप्त है कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ पे भीड़ हो वहाँ मैनुअली ये तोड़ के निकला जा सके। इस तरह के सिस्टम हमें मानव से, अभी हाल ही में जब पूरा माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल हुआ तो जो कंट्रीज पूरी तरह टेक्नोलॉजी पे थी तो उनके पूरे ऑपरेशंस रह गए। यही चीज़ें कभी स्ट्रेटेजिक वे में अगर कोई हैकर यूज कर ले और उससे जान माल और नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा हो जाए तो हमें देखना पड़ेगा और हमेशा हमें एक मैनुअल ऑप्शन भी तलाशते रहना चाहिए। खासकर जब हम एक बहुत बड़ी आबादी रखते हैं, यंग आबादी रखते हैं और डेमोग्राफिक एडवांटेज है। एआई का यूज करना या और भी टेक्नोलॉजीज़ का यूज करना फैशनेबल तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमियों के साथ अपनी खुद की जो मानव की हुनरमंद और कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी देखना पड़ेगा। हम हर चीज़ें जो कर रहे हैं वो भीड़ के लिए कर रहे हैं और भीड़ में वो इलेक्ट्रॉनिक सोफिस्टिकेशन और सारी चीज़ें, अगर मेट्रो शहर में इतने रिसोर्सेज जा रहे हैं, बड़े शहरों में या बड़ी कोचिंग में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं,
पूरा ब्रेन इकट्ठा हो रहा है, सारा पैसा इकट्ठा वहीं से लोग निकल रहे हैं। और जब इन सुविधाओं से लैस इस सिस्टम में, मान लीजिए स्टूडेंट्स की ही बात कर लीजिए, जब स्टूडेंट 20 घंटा 18 घंटा 20 घंटा कोचिंग सिस्टम इस माहौल में रहेगा, लगातार वो टेस्ट दे रहा होगा, लगातार अच्छे क्वालिटी की एजुकेशन पा रहा होगा, सब कुछ उसके साथ सारी फैसिलिटीज़ सोफिस्टिकेशन मिल रहा होगा। मैं हर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तेज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वहाँ से निकला हुआ व्यक्ति एग्जामिनेशन सेंटर पे ज़्यादा कामयाब हो। कोई ज़रूरी नहीं वो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट हो, कोई ज़रूरी नहीं उसके सबसे ज़्यादा नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हो, कोई ज़रूरी नहीं जिन IAS ऑफिसर वो बनने जा रहे हैं वो देश की ज़मीनी हकीकत से, जो जहाँ ज़्यादातर मासेस रहती हैं, खेती किसानी से लेकर मजदूरी से लेकर कोल फील्ड से लेकर जीवन की और भी ठेला खोंचा इत्यादि जैसी आर्थिक अर्थव्यवस्था चलती है, उनको वो उसकी समझ हो। एक्चुअली में हम जो सिस्टम बनाते जा रहे हैं वो एक बहुत ही क्लास कल्चर को डेवलप कर रहा है, जहाँ हैवी पेमेंट्स पे और जिनके माँ बाप स्वयं जागृत हैं और हैवी पेमेंट्स देते हैं, और पूरा का पूरा सिस्टम उस पेमेंट्स के साथ उनको फोर्सफुली या उनकी इच्छा से उनको ट्रेंड करता है, इक्विप करता है, कैपेबिलिटी आर्टिफिशियली इंक्रीज कर देता है इस कच्ची सी उम्र में, यूथ के ही उम्र में। नॉलेज कितनी किताबी होगी, प्रैक्टिकल से कितना दूर होगी, नॉलेज कितना डिपेंड करेगी कि कितनी बार आपने वहाँ पे मॉक टेस्ट दिया हुआ है, अलग अलग वैरायटी के दिया हुआ है, अलग अलग। और खूबसूरती की बात यह है कि जब एग्जामिनेशन पेपर्स आते हैं, एक समय तो खबरें भी आती थी कि इस बार का पेपर कोचिंग संस्थानों को फेल कर गया, लेकिन अब तो उस तरह की खबरें भी बंद हो गई है। पैटर्न भी उसी हिसाब से पूरा मुझे आता जाता दिखता चलता है। तो हम क्या बना रहे हैं, क्या बेस्ट माइंड जो नेचुरल एबिलिटी पे हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ जी के आए हैं, क्या उनको अपने सिस्टम में ले रहे हैं? हर बैकग्राउंड से जो हमारे सिस्टम में टॉप पोस्ट पे अगर वो लोग पहुंचेंगे तभी तो सभी के लिए इंक्लूसिव पॉलिसी की ओर समझेंगे, वरना जिस क्लास से वो आ रहे हैं उसी क्लास के लिए पूरी पॉलिसीज़ मोड़ देंगे। नेता क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो बात की बात छोड़िए, इलेक्शंस में पैसा का मनी पावर आप देख ही रहे हैं, उसमें भी एक अलग क्लास कल्चर आ गया है। लेकिन पॉलिसीज़ डिज़ाइन जो होती है वो एक्चुअली पॉलिसीज जो बनाते हैं, जैसा राहुल गांधी जी ने सदन बोला था, एक्चुअली में वो ब्यूरोक्रेट्स ही बनाते हैं। और ये ब्यूरोक्रेट्स क्या ग्रामीण भारत को, क्या जो डिसएडवांटेज्ड भारत है और जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, ये बहुत से लोग परीक्षा में भरते भी हैं लेकिन इस हिसाब की ट्रेनिंग के अभाव में कामयाब नहीं होते, कहीं स्टेज में छट जाते हैं, या इंटरव्यू तक में भी उस हिसाब से उतना जवाब नहीं दे पाते हैं। हम किस तरह का सिस्टम बना रहे हैं, मेडिकल से लेकर हर चीज़ में लेकर। हमें अपनी पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। मैं कोचिंग सिस्टम के विरुद्ध नहीं हूँ। बाहर आदमी गवर्नमेंट जॉब में रहकर नहीं पढ़ा सकता है, बहुत से लोगों को नॉलेज है वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो कोचिंग पढ़ा सकते हैं, मैंने भी पढ़ाई है। लेकिन कोचिंग सिस्टम इस तरह से ऑर्गेनाइज ना चले कि वो सारे के सारे रिसोर्सेस और सारे के सारे उस पर आधारित हो जाए, और जो तेज़ तो बहुत लोग हैं उसके बाद जिसका मनी पावर है जो वहाँ पे सिस्टम में है तो उनकी ही प्रॉबिलिटी बढ़ाती है। कोचिंग पेपर इस तरह का पैटर्न होना चाहिए आपका पूछने का कि बहुत सी छोटी छोटी कोचिंगें छोटे छोटे शहरों में IAS PCS की वो भी पनप सके। वहाँ पे भी जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोगों की नॉलेज है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, और इस हिसाब से वो ट्रेंड नहीं कर सकते लेकिन बेसिक नॉलेज दे सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो नॉलेज इत्यादि है उसको देते हुए आप उस तरह के पेपर डिजाइंस और पेपर हर साल बहुत। भारत इतना विविध है, नॉलेज इसकी इतनी विविध है और इसमें अलग अलग तरह से इतने आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि पैटर्न पे चलने वाले जो सिस्टम्स हैं, पैटर्न के चलने वाले पे जो ट्रेंड करते हैं, एक ही तरह के पेपर में अगर 8 तरह के 10 तरह के पेपर आपने कराते चले गए, ट्रेंड करा दिया, कैपेबिलिटी बढ़ा गई, लेकिन आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उन ट्रेंड लोगों को, तेज तो सभी लेकिन उन ट्रेंड लोगों के जगह पे जो ट्रेंड होकर नहीं गए हैं वो एडवांटेज में आ जाएं, अपनी नेचुरल एबिलिटी पे
पढ़ाई के प्रति वो सीरियस है और जो पढ़ रहे हैं उन्हीं में से उनके चांसेस बढ़ जाएँ। तो ये भीड़ लगने वाला जो मॉडल है ना, वो डिस्पर्स होगा और ऐसे कोचिंग सेंटर्स दूसरी क्लासेस की सिटीज़ में ही आएंगे। हमेशा टायर 1 टायर 2 में ही यही डेवलप होंगे, टायर 1 में ही नहीं डेवलप होंगे। और लोगों का जो एक्सपेंडिचर इतना हो रहा है, इतने लोग वहाँ चले जाते हैं, बहुत लोग कोचिंग पढ़ने चले जाते हैं, तो उतनी चकाचौंध में कुछ और भी करने लगते हैं और भी सिस्टम बना लेते हैं। ग्रामीण भारतों में, छोटे शहरों में भी जो एजुकेशन है, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हो चाहे पढ़ने वालों का हो, तो अगर उनकी सक्सेस रेट नहीं बढ़ती है आपके पॉलिसी से, वहाँ से अगर उन भारत के हिस्सों से अगर क्या बोलते हैं, बलिया में पढ़ने वाला व्यक्ति अगर बलिया के इर्द गिर्द कहीं छोटे एरिया से पढ़ के अगर वो टॉप कर रहा है, तो मैं समझता हूँ तब आप अपने जियोग्राफिकल जस्टिस, डाइवर्सिटी के साथ और नेचुरल जो टैलेंट है उसके साथ आप न्याय कर रहे होते हैं। दुर्भाग्यवश हमारी जो पैटर्न से लेकर एक बार सीसैट के थ्रू यूपी गवर्नमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ था, एक आध पेपर अच्छे भी आए थे, लेकिन पता लगा सीसैट ऐसा हो गया कि उसने मेन पेपर को ही फेल कर दिया और सीसैट ही इतना प्रोफेशनल हो गया कि वो पूरा का पूरा हाईजैक हो गया। जो बैंकिंग की परीक्षा देते हैं, बैंकिंग का जो पूरा सिस्टम चलता है, उसमें तेज़ रफ्तार से जो एकदम ट्रेंड लोग होते हैं उन्हीं ने ही सीसैट को कैप्चर कर दिया। तो बहुत चीज़ों से आपको बचना है और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जहाँ बिना मतलब की भीड़ इकट्ठा ना हो। पॉलिसीज़ इस तरह से बनानी, बहुत ज़्यादा आप शहरों में एक ही कुछ सेंटर्स को लोग जो विकास करते एकदम चले जा रहे हैं और मेट्रो को, और मेट्रो पहले मुंबई था हमारा, मुंबई के बाद बृहद मुंबई, फिर आके जाने क्या हुआ, ऐसे बहुत से पहले लखनऊ और कानपुर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप देखते थे, अब शायद वो पूरा भर गया क्लस्टर। ठीक है, नेचुरल डेवलपमेंट है, सब कुछ शहरीकरण है, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ भी जिम्मेदार हैं कि हम अपने देश, अपने जन जीवन के लोगों के बहुत सारे रिसोर्सेज, चाहे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज से हो, खेती किसानी से हो, नॉर्मल लाइफ से हो, टैक्सेस इत्यादि चीज़ें, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हम चंद शहरों में भेजते चले जा रहे हैं और वहीं ग्रोथ कहीं ना कहीं सब कुछ दिखती है, चाहे कोचिंग की हो, चाहे हाईवेज की हो, चाहे मेट्रोज की हो, चाहे किसी भी चीज़ को। बहुत से एरियाज आपको रह जाएंगे जो बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक चीज़ों के लिए, बेसिक सड़क के लिए, बहुत से स्कूल्स जो ग्रामीण भारत में खुले हैं सड़क के लिए तरस जाएंगे। अभी एमपी के ही कलेक्टर साहब का एक जो वायरल वीडियो हो रहा है कि किसी तरह बेचारे वहाँ स्कूल में पहुँचे, खाना वाना सब सही था, लेकिन सड़कें नहीं थी बरसात में वहाँ पहुँचने के लिए। बहुत तरह के चीज़ों से हम अभावग्रस्त एक बहुत बड़ा ग्रामीण भारत, छोटे शहर इत्यादि बेसिक फैसिलिटी के लिए है, लेकिन बहुत सारा रिसोर्स हम कुछ चंद शहरों में ठूसते ही चले जा रहे हैं। किसको दिखाने के लिए, किसको समझने के लिए? मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी सरकार विशेष पास करने का, लेकिन ये जो पृष्ठभूमि पूरी की पूरी तैयार हुई है सरकार दर सरकार, कभी कम और कभी ज़्यादा, इससे निकलने की ज़रूरत है। हमको स्वयं अपने आप को डी क्लास करने की ज़रूरत है। डी क्लास हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सिर्फ कारपोरेट के लिए ही बना रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, डिस्क्रिट प्रोडक्शन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कुछ कमा सके, कुछ उस हिसाब से चल सके। खेती किसानी जो छोटे किसान हैं उनको भी कुछ कर सके। बहुत से किसान हैं जो बहुत चीज़ों के लिए तरसते हैं, वो भी उनकी प्रोडक्टिव, उनका भी हुनर, उनका भी चीज़ें सामने आती रहे। बेहन गांव में खेत में कितना लगाना, कितने इंच पानी होना, कितने दिन बाद सूख जाना है, कितना गैप होना, ये तमाम चीज़ें आप पूछ सकते हैं। पहले रबी खरीफ की अभी भी पूछी जाती होंगी, बहुत चीज़ें हैं और बहुत जगह माइंड का एप्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस भी आया जा सकता है। संविधान इत्यादि से लेकर कौन से क्वेश्चंस, कौन पॉलिसी संवैधानिक हो सकती है, संवैधानिक इसमें क्या दोष है, कोई मतलब ऐसा पेपर बना सकते हैं कि ट्रेंड और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाले और बहुत ज़्यादा नॉलेज, उसमें हर तरह के नॉलेज छोटे से फॉर्मेट में सीडी में देने वाले बहुत चीज़ें फेल हो सकती है। इतना बृहद भारत है और इतना बेहद देश है, इतने वर्ल्ड है, इसकी टेक्नोलॉजी से सब कुछ है। तो हमको भीड़ प्रबंधन को, मैं इन एस्पेक्ट्स में तो सिनेमा और इंस्टीट्यूट और सब में तो जो प्राधिकरण मॉडल है वो तो समझना ही चाहिए। हाथरस की घटना एक एग्जाम्पल थी जहाँ से प्रेरित हुआ मैं, और कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज़ भी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं कि बस
भीड़ 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 भीड़, किस तरह के लॉजिस्टिक फ़ायदे के लिए, किस तरह के लॉजिस्टिक एडवांटेज के लिए, किस तरह से उससे कितना ज़्यादा रेवेन्यू आ जाए जो छोटी सी जगह से हम केवल इसमें सीमित हो गए। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इससे कई गुना ज़्यादा रेवेन्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा और रीजनल एस्पिरेशंस को भी पूरा करता रहे, स्प्रेड होकर बहुत तरह का डेवलपमेंट हम स्पर्श कर सकते हैं अपनी भारत की विविध परिस्थिति में। और वो जो ग्रोथ आएगी सुंदर भी दिखेगी, पूरी तरह टेक्नोलॉजी का गुलाम भी नहीं होगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगी। और जब लोग चुन के आएंगे तो विविध भारत से आएंगे, वो विविध क्लास और विविध लोगों के लिए सोचेंगे। वो कहीं ना कहीं जमी की क्लास से होंगे, तो ऊपर जब पहुंच जाएंगे हायर क्लास में, वो फिर भी डी क्लास बन के, जैसा कि अरुण त्रिपाठी जी ने पिछले एपिसोड में बताया, या पुनः प्रसून वाजपेयी जी जिस सस्टेनेबल क्लास और उसकी बात करते रहते हैं, डेवलपमेंट की बात करते रहते हैं कि सब कुछ क्या कुछ ही लोगों के लिए ही सीमित हो गया है, कुछ ही लेग हुई सब कुछ हो गए हैं। रवीश कुमार ऑफिशियल्स को भी सुनते रहिए, वही आशुतोष कुमार जी के शो पे रवि साहब को भी सुनते रहिए, पूर्णिमा जी को भी सुनते रहिए, पायल जी को भी सुनते रहिए। तो 4 PM पे संजय शर्मा जी और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को भी सुनते रहिए। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को, मैं किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहता, बहुत से चीज़ें हो रही हैं, आर्थिक प्रगति से भी जुड़ रही हैं, बहुत चीज़ें ठीक भी चल रही हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं, मैं देखता हूँ अक्सर आ जाती हैं, कहीं यहाँ दिल्ली की कोचिंग सेंटर थी तो कभी गुजरात में, कहीं कुछ, कहीं पता लगा जिम वाला, मतलब क्या बताएं क्या सिस्टम है, सारा सिस्टम पैसे का हो गया क्या। चलिए, जय हिंद, जय भारत, सुनते रहिए, डिमोटिवेट ना होइए। वो जो लोग हैं उनसे बड़ी मुझे, उसमें ग्रामीण भारत के भी थे, एक PhD स्टूडेंट भी थे विजय विद्रोही साहब को, जैसा मैंने सुना। सत्येंदु भी आजकल विजय विद्रोही संघ अनिल शर्मा साहब को भी मैं कम सुन रहा हूँ, प्रभाकर मिश्र के साथ ज़्यादा सुनूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।